फवाद चौधरी ने आपको पता है इस वीक में थप्पड़ मारा शोएब शाहीन साहब को। अगर आर्मी चीफ के हम किरदार की बात करें, जब ये आए थे तो आपको याद होगा कि डॉलर की बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा था। डॉलर की स्मगलिंग रोकी जो स्मगलिंग वही बताने लगा, अफगानिस्तान भी जा अफगानिस्तान के रहे थे। थ्रू चाइना और दीगर ममालिक अब पाकिस्तान की तरफ इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। खान आ गया बाहर, हाँ दीवारें टूट गईं, हाँ जज ने खुद जाके हाँ, बाहर लेकर आया ट्रंप आया आके और छुड़ा रहा है। माथे पर फिर चुम्मी भी ली खान साहब के। इमरान खान पॉलिटिकल नहीं है। देखिए, इमरान खान की आपने कभी कोई हरकत देखी है पॉलिटिकल में? कोई पॉलिटिकल पॉलिटिक्स के अंदर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। खान साहब में है, खान कफन कफन बांधेंगे, खान की बेगम भी उनके साथ ही और निकाल के लाएंगे। वो जब वहाँ होता है तो तकरीरें और होती हैं। वो मियाँ साहब को ये उम्मीद थी कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा ना हेल्प किया जाएगा। ये जो इलेक्शंस थे ये उस तरह मैनेज नहीं किए गए। इनको बहुत ही जिसको कहते हैं ना मर मर के सीटें दी गई कि मरियम नवाज शरीफ का 1 साल हो गया है, इन्होंने जी बड़ा काम किया है। वो वोट फिर भी इमरान खान को डालेंगे, ये आप लिख लें। कोई वज़ीर आला थे, वो कहंदे मशवरा ना दिंदा फवाद ते चौधरी। हुकूमत नहीं जानी सी साडी। हाँ, तो इमरान खान यूज्ड टू है बाजवा वाली एस्टेब्लिशमेंट का। या बिकॉज बाजवा साहब ने शबर जैदी को कहा कि यू कैनॉट टैक्स द रियल एस्टेट। हुँ। ही सेड हमारे लोग ये कारोबार करते हैं, तुसी टैक्स लाओगे तो वो काम खराब हो जाएगा। ये मलिक काम है। रियाज़ कभी इससे पहले जितना अब उसका बुरा टाइम आया है, इससे हम्म। पहले कभी आया है? मैं आपको मजे की बात बताऊं कि पेमेंट जो है वो गाड़ियों की चाबियों की शक्ल में हो रही थी। वालिद साहब जो है ना ये ले डूबेंगे इस बच्चे को। ओके। आई एम सॉरी टू से जुडिशरी का हमारी कोई अच्छा रोल नहीं है ओवरऑल। 2027 में जनरल हाफ़िज़ सईद आसिम मुनीर रिटायर हो रहे हैं। अच्छा 2027 में उनको 5 साल की एक्सटेंशन मिलेगी। अच्छा। 2032 तक वो आर्मी चीफ़ हैं और जब तक वो आर्मी चीफ़ हैं, खान साहब आए। खुशामदीद, आप देख रहे हैं सियासियात। मेरा नाम है वकास अबीब राना, मेरे साथ मौजूद हैं हसन नकवी साहब। आज का जो वीकली एजेंडा है वो बड़ा लंबा है। आर्मी चीफ इंग्लैंड गए हुए हैं, उनका वहाँ पे बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है और उस पर जिसको कहते हैं ना दूध में मेनके डालने का काम शुरू कर रहे हैं पीटीआई वाले। वो कह रहे हैं कि जी हम एहतजाज करेंगे। वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा खान साहब ने कहा है कि जी पार्टी ने कहा है कि जी हमारी पीछे बातचीत चल रही है, साड़ी गल हो गई है। वो बड़े अरसे से लगे हुए हैं, साड़ी गल हो गई है, साड़ी गल हो गई है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी कहाँ पे बात हुई है। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम फेक पॉलिटिकल क्राइसिस जो है उसको हम नहीं होने देंगे। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बयान है। मियाँ साहब ने बड़े अरसे बाद कोई बयान दिया है, इसको भी डिस्कस करेंगे कि क्यों क्या मियाँ साहब चाहते हैं। और फवाद चौधरी ने आपको पता है इस वीक में थप्पड़ मारा शोएब शाहीन साहब को। ही इज़ अ थोरो जेंटलमैन, उन बेचारों को भी इन्होंने थप्पड़ मार दिया। उसको भी डिस्कस करेंगे। और फिर मुस्तफ़ा मर्डर केस कराची में जो हुआ है उसको भी डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि दरअसल मामला है क्या। वो आपको जो है ना उसकी हम कोर पे जाके आपसे डिस्कस करेंगे ये चीज़। तो नकी साहब, सबसे पहले जो है वो आर्मी चीफ गए हैं इंग्लैंड। जी। वहाँ पर उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ है और पीटीआई वालों ने शो डाल दिया। उन्होंने कहा शहबाज गिल ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा यार कोई एहतजाज की कॉल की कुछ आ नहीं रहा तो क्या एहतजाज नहीं कर रहे आप। और उसके बाद कोई उन्होंने एहतजाज प्लान कर लिया है और यहाँ पर हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और नून लीग के जो और थोड़े से फेडरल में लोग हैं वो एकदम भागे दौड़े, उन्होंने ट्वीट्स किए हैं, कहा आर्मी चीफ हमारी शान, हमारी सारा कुछ। और तन ये मन धन तन हमारी मन जान धन हमारी आन। और ये जो वहाँ पर हो रहा है इनफ इज इनफ, इसको नहीं बर्दाश्त किया जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये क्या पीटीआई इससे हासिल करेगी आर्मी चीफ के खिलाफ एहतजाज करके, और डू यू थिंक कि उनका एहतजाज जस्टिफाई है? हाँ साहब, एक बात देखिएगा, जब स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएगी ना इकॉनमी, तो वो पीटीआई के हक में नहीं है। देखिए, आप कभी प्रोटेस्ट की कॉज दे रहे हैं, कभी वो लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, इसलिए क्योंकि अगर स्टेबलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, हम्म। इकॉनमी स्टेबल हो जाती है। जैसे देखिए, अगर आर्मी चीफ के हम किरदार की बात करें, जब ये आए थे तो आपको याद होगा कि डॉलर की बड़ा फ्लक्चुएट करा था, लेकिन आप देखो उन्होंने डॉलर के रेट को स्टेबलाइज किया। फिर इन्होंने बहुत एफआईए के साथ मिलके डॉलर की स्मगलिंग रोकी जो स्मगलिंग वही बताने लगा, अफगानिस्तान भी जा अफ़गानिस्तान के रहे थे। थ्रू स्मगलिंग और तरह की स्मगलिंग भी और डॉलर की स्मगलिंग भी रोकी गई, वो उनके किरदार में। फिर वो $1 बिलियन की जो कोशिश कर रहे थे इन्वेस्टमेंट की, वो हमें नज़र भी आया। चाइना और दीगर ममालिक अब पाकिस्तान की तरफ इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो ये पीटीआई के लिए एक ज़ाहिर है विन-विन सिचुएशन तो नहीं, लूज़ वाली सिचुएशन थी। फिर आपने देखा होगा वो भी एक्टिव हो गए, वो जो जर्नलिस्ट नहीं थे, एक वो वॉशरूम में जो बैठ के करते थे। हाँ, क्या
वजाहत करके कुछ हाँ, वो गंजे से, वजाहत वो अहस अजीब से खान हैं, आई थिंक, वो जो है ना हाँ। उन्होंने भी ट्वीट कर दिया और वो इस तरह क्लेम कर रहे थे जैसे ना यार गंजे तो नहीं ना आपको कहना चाहिए, लोग होते हैं गंजे मतलब तो आप। साहब कोई बात नहीं, हम भी थोड़े-थोड़े गंजे ही हैं, लेकिन बात ये है कि जो उनकी बात करना चाह रहा हूँ वो सुनिएगा। हाँ, वो जो हैं वो साहब फरमाते हैं कि जी खुफ़िया ये वो था, ये जो टूर था टूर। और जो है ये ना ईएसपीआर ने कोई ट्वीट किया। अब उस बंदे जाहिल को कोई पूछे हुँ, कि भाई अगर खुफ़िया है तो तुझे कैसे पता लग गया? हुँ। उसके अलावा मैं बता सकता हूँ बहुत सारे मुस्तनद जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस बारे में लेकिन ट्वीट मैंने तो की तस्वीरें देखी हैं, आई है तस्वीरें ही ना, हैं वो वो झूठ बोल रहे हैं तो ना। ये खुफ़िया वो कैसे हो क्लेम गया? करना चाह रहे हैं कि सब कुछ मैंने ब्रेक कर दिया और वो नाकाम हो गया दोबारा। हुँ। तो बेसिकली उन्होंने हर वो मौका हाथ से जाने नहीं देना जिसमें कोई आर्मी चीफ की या मुल्क की बदनामी का बायस बने। लेकिन मेरे ख्याल में एक नकवी बहुत साहब बेहतर देखें, दौरा था। इमरान खान दुनिया मुस्लिम उम्मा के लीडर, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर, मकबूल लीडर, रेड लाइन भी है। वो खत लिख रहे थे इन्हीं आर्मी चीफ को और जी, जी। उन्होंने समझा रहे थे कि भाईजान आप ये ना करें, वो ना करें, इस तरह ना करें। और अब वो कहते भी हैं कि हमने तो जी मैंने तो गुफ्तगू करनी है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये गवर्नमेंट तो फारिग है, मैं तो उन्हीं के साथ बात करूँगा। और अब ये उनके खिलाफ एक डर्टी कैंपेन चला रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये चाहते क्या हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना करें। भैया आपने करना है आप करें, आपने नहीं करना आप ना करें। लेकिन एज़ एन एनालिस्ट जब हम देखते हैं कि एक तरफ आप उनको एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उनके खिलाफ इंतहाई डर्टी कैंपेन चला रहे हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये इस तरह लगता है कि एक पार्टी कुछ चाह रही है पार्टी के अंदर और एक जो उसका धाड़ा है, वो कुछ और करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो बाहर बैठे हुए हैं बिकॉज़ उनका कोई कुछ अब स्टेक पे नहीं है, वो कह रहे हैं खान जिहड़ा है ना, ये बाहर ना खान आवे। साहब ये आपकी बात है राना साहब, मैं इनकी बात ना बने। आप वाली बात ही आगे लेके चलता हूँ। आप ये देखें कि कितने सारे इनके अपने लीडर्स की और जो वीलॉगर्स इनके साथ मुंसलिक हैं, जो अब सहाफ़ी का क्लेम करते हैं, इमरान रियाज़ खान हो या वो मखदूम शहाबुद्दीन हो या ये वो जो कोर्ट की वीट करता था इस्लामाबाद में। मैं तो कहता हूँ नकवी साहब हम भी अपना पीटीआई और इमरान खान की इसी तरह सर व्यूज़ जल्दी आने ये लग जाएँगे इनके। बोंगियाँ मारते हैं ना, हाँ, इनके हक में शुरू करते सर हैं। व्यूज़ बैठ के बड़े कहते हैं खान आ गया बाहर, हाँ, दीवारें टूट गईं, हाँ, जज ने खुद जाके हाँ। बाहर लेकर आया ट्रम्प आया आके और छुड़ा रहा है। माथे पर फिर चुम्मी भी ली खान साहब के। वो इस तरह की बातें थंबनेल पे लगाएँ और चलाएँ, मैं कहता हूँ बड़ा कामयाब राना होगा। साहब वो कर रहे हैं, अब बात ये है कि उनकी रोज़ी-रोटी खान के ऊपर है। हाँ, अगर बिल्कुल ऐसे ही। खान को वो नहीं बेचेंगे, मंजन-चूरन नहीं बिकेगा तो वो हुँ। फ़ारिग हो जाएँगे। और वो कह रहे हैं खान खड़ा है। वो खान ख वो खड़े पक्का होने कर पर दे जो है वो ना, पक्का वो कर देंगे सारा उन्होंने, वो कैंपेन चल रही है, व्यूज़ उसी पे आ रहे हैं। ऐसे ही है। अगर कह दिया ना खान लेट गया है, तो वो व्यूज़-श्यूज़ भी मर जाएँगे। हालाँकि वो रो रहा है अंदर बेचारा। अच्छा, अब लेट्स लेट्स गो टू अनदर लीडर। मियाँ साहब ने एक बात की है, इरफान सिद्दीकी साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई है। उसके बाद एक स्टेटमेंट जारी होता है कि जी ये जो फेक पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं लोग, इनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि इस पार्टी में नेगोशिएशन यानी मुज़ाकरात करने की अहलियत ही नहीं है, ये रखते ही नहीं है। यानी मियाँ साहब ने वो जो कहते हैं ना गाली मुका दी। उन्होंने कहा ना ये इस काबिल है, यानी इश्यू ही नहीं है। एक होता है ना कि आप रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि यार देयर इज़ एन इश्यू। हुँ। मियाँ साहब कहते हैं इश्यू ही नहीं है और वो कहते हैं कि जब इश्यू ही नहीं है तो फिर बात क्या करनी है? उन्होंने कहा इनकी अहलियत भी नहीं, इनके साथ बात भी नहीं करनी। तो अब ये किस तरह नेगोशिएट करेंगे अगर वो करते हैं तो? राना मुझे तो साहब लगता देखिए है फिर पीटीआई भी नहीं हाँ, साहब करेगी और हुकूमत भी नहीं उनकी करेगी। बात में थोड़ा वज़न इसलिए है देखिए आप एक बात को ये हम नहीं डिनाई कर सकते कि जो पॉलिटिकल फेसेस थे पीटीआई के अंदर जो थोड़े बहुत पॉलिटिकल लोग थे, आप देखें वो 9 मई के बाद काफ़ी हद तक साइडलाइन हो गए। अगर इवन हम फवाद चौधरी की बात कर लें वो भी फेस तो थे पीटीआई का। वो हो गए, असद उमर हो गए, या दीगर जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी चाहे वो हमाद अज़हर थे, वो लोग जो थे वो पॉलिटिकल लोग तो थे ना, शाह महमूद हुँ, कुरैशी तो जेल के अंदर है। हुँ। तो जो इन्होंने बागडोर सँभाल ली वो पॉलिटिकल प्लेयर्स नहीं है। इमरान खान पॉलिटिकल नहीं है? देखिए, इमरान खान की आपने कभी कोई हरकत देखी है पॉलिटिकल में कोई हुँ, पॉलिटिक्स के अंदर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए खान साहब में है। हुँ, एक तरफ वो मुज़ाकरात भी चाह रहे हैं, दूसरी तरफ वो कोई मौका भी नहीं जाने देते अपने मुखालफिन को टारगेट करने का। हुँ, आप यही देख लेना, आप इससे उनकी सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा लें कि आप फिर कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को आगे करना है मुज़ाकरात के लिए। क्योंकि अली अमीन गंडापुर बज़ाहिर उनको लगता है कि बॉयज़ के एस्टेब्लिशमेंट के मुक़्तदा हरकतों के करीब है। लेकिन आप ये बात अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है राना साहब। नहीं इसको कंप्लीट करें। राना साहब एक और बड़ी वही वाली हुँ, बात आगे उसको कंप्लीट ही कर रहा हूँ। आप ये सुनिएगा कि अली अमीन गंडापुर जो है, ये पहले भी मुज़ाकरात भी करता था। हुँ, यही मीटिंग में बैठा होता है, एपेक्स कमेटी की मीटिंग में, लेकिन साथ इस्लामाबाद के जो चट दौड़ना होता था, तब भी वही लीड करता था। अच्छा हुँ, उसकी मज़ेदार बात ये इंटरेस्टिंग बात है, मेरे पास कुछ इंटरनल मीटिंग्स के अहवालात हैं जो अंदर बातें हुई। मैं आपको कुछ सीक्रेट शेयर करता हूँ कि हुँ, वो अली अमीन गंडापुर जो साथ लेके आता था कंटेनर और हम सारी जो है दीवारें हटा देंगे, गिरा देंगे, मरा हुँ, देंगे और हुँ। खान को कफ़न निकाल बाँध के, कफ़न खान बाँध कफ़न बाँधेंगे, खान की बेगम भी उनके साथ थी और निकाल के लाएँगे। वो जब वहाँ होता है तो तकरीरें और होती हैं। वो एपेक्स कमेटी में जब बैठता है वो बिल्कुल अली अमीन गंडापुर जो एक शरीफ मासूम बच्चा बन जाता है। तो वो स्ट्रैटेजी वही खान से उसने ट्रेनिंग ली हुई है, मतलब कोई एक बात पे उन्होंने रुकना नहीं है।
तो बात वही है कि बिल्कुल सही है मियाँ साहब की बात, इस हद तक सही है कि ये नॉन सीरियस जो प्लेयर्स हैं, जो पॉलिटिकल प्लेयर्स ही नहीं है, वकील हैं या जिनके अपने कुछ स्टेक्स हैं, वो जब मुज़ाकरात करेंगे तो शायद खुद सबसे बड़े खान के दुश्मन जो है ना, हुँ। वो इस वक़्त वही हैं जो पार्टी में करता-धरता बने हुए हैं। चलिए इस बहाने हमने मियाँ साहब से भी कोई बयान सर सुना। एक मैंने आपसे सवाल पूछना है, जी, ये जी। मियाँ साहब जो हैं वो जब हुँ, से हुकूमत बज़ाहिर उनके भाई की है, चलें बेशक उनके मुखालफिन जो मर्ज़ी इल्ज़ामात लगाएँ, हुँ, लेकिन इस वक़्त पावर में उनके छोटे भाई हैं। हुँ। तो मियाँ साहब हमें दूर-दूर क्यों नज़र आते हैं? मतलब वो अपने भाई की हुकूमत को भी ऑन नहीं करते, इसकी क्या वजह है आपके ख़्याल में? हाय! देखें जब मियाँ साहब पाकिस्तान आए थे ना और मियाँ साहब जब इंग्लैंड में बैठे हुए थे, तो मियाँ साहब की जब इमरान खान से दूरी शुरू हो रही थी ना, वो 2019 और 20 में ही शुरू हो गया था। यानी बाजवा और जो इनका सारा वो था ना ग्रुप, उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था कि हमसे भंड हो गया है। ये बंदा इस काबिल नहीं है कि इसको हुकूमत में रखा जाए। तो ये ख्वाजा आसिफ और ये जो इनके जो दूसरे लीडर थे ना सेकंड ईयर लीडरशिप, ये उनको आगे कहते थे कि भैया आप ना मतलब हौसला रखें, आप तैयारी करें, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। वो बीच में कोविड आ गया, कोविड की वजह से ना बहुत चीज़ें चेंज हो गई, वरना ये लोग तभी मूव करने को तैयार थे खान साहब के खिलाफ। अब मियाँ साहब को ज़ाहिर बात है एंगेज किया गया था उस वक़्त, ज़ाहिर बात है आपको हुँ, करना पड़ता है अपोज़िशन को जिसने आना है उनको रिप्लेस करना है। मियाँ साहब वाज़ लाइक हियर और वो बातें काफ़ी लंबी चलीं, काफ़ी लंबी नेगोशिएशंस हुईं। मियाँ साहब वाज़ लाइक हियर और फिर वो पाकिस्तान आए, एक ये बात हुई कि जी कोई जो है ना बदला नहीं लिया जाएगा, जो भी बाजवा और उनका हुँ, वो क्लैन था उसके साथ कोई मामला नहीं होगा। मियाँ साहब ने 21 अक्टूबर को जो जलसा किया उसमें अनाउंस भी किया कि मैंने माफ़ किया, मैं कहता हूँ छोड़ें, ये वो ना। उसके बाद इनको ये था कि हमारी जो है ना वो हेल्प की जाएगी इलेक्शंस में। ये मियाँ साहब को पता था कि मकबूलियत-शबूलियत कोई नहीं है। ये मैं हुँ, आपको बता दूँ, वहाँ पर इंग्लैंड में एक जर्नलिस्ट ने मियाँ साहब को कहा कि मियाँ साहब वो बड़ा मकबूल है। तो मियाँ साहब ने कहा तो मैं भी बड़ा मकबूल सिंह एक वक़्त ते। मकबूलियत मैं भी वेख ली है, ओ भी वेख लवे। तो वो मियाँ साहब को ये उम्मीद थी कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा ना हेल्प किया जाएगा। ये जो इलेक्शंस थे, ये उस तरह मैनेज नहीं किए गए, जिस तरह के मैनेज किए जाने चाहिए थे। ये कोई भूल में नहीं थे नून लीग वाले कि ये कोई 2/3 ले हाँ, जाएँगे ऐसा ही है। या मेजॉरिटी ले पता है जाएँगे। उनको इनको ग्राउंड पता रियलिटी था पता थी, हाँ। कि हालात बड़े ख़राब हैं। लेकिन इनको ये उम्मीद नहीं थी कि इनको इतना ज़लील किया जाएगा। जो हुआ है इलेक्शन डे पर और अगले दिन इनको इसकी उम्मीद नहीं थी। इनको बहुत ही जिसको कहते हैं ना मर-मर के सीटें दी गईं और उसकी डिटेल्स में अगर हम जाएँगे तो वो राना बड़ी साहब एक बात डिटेल्स हैं। मुझे इससे जुड़ी हुई मैं याद बस आ गई। कंप्लीट कर लूँ, तो मियाँ साहब इज़ इज़ सॉर्ट ऑफ हार्ट ब्रोकन। ओके। इनको इतना की दिया गया जहाँ पर कि इनको बैसाखियों की ज़रूरत पड़े। बैसाखियाँ ऑफ कोर्स इस पीपल्स पार्टी और बाकी जो उनके एलाइज़ हैं एमके वगैरह। तो मियाँ साहब ये नहीं चाहते थे। अब मियाँ साहब का ये है कि वो चाहते थे एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट जिसमें वो आएँ और वो फिर जो है ना आर्मी के साथ फटा करें। उनको फटा करने का मौका नहीं मिला, वो शहबाज साहब बैठे हुए हैं, वो फटा नहीं करते। तो इस वजह से वो उनका रोल नहीं है ना, वो क्या करें? तो वो इस वजह से बैक आपने बेंच पर पॉपुलैरिटी की बैठे थे। बात की है, आपने यूएमटी का जाली सर्वे देखा है जो कल कराया उन्होंने? अच्छा क्या है सर्वे में? वो कह रहे हैं पीटीआई का पॉपुलैरिटी ग्राफ कम हो गया है अच्छा। और मियाँ साहब वगैरह का ऊपर हो गया। अब देखें ये देखिए हम बेशक मुखालिफ हैं खान के, हुँ। क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन ये तो अब सीधे-सीधे मज़ाक है ना। देखिए जी, मैं तो इमरान खान के मुखालिफ नहीं हूँ, ये नकवी साहब होंगे, मैं कोई नहीं हूँ। मैं तो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनके मुखालिफ तो हूँ। मैं भी वही हूँ भाई, कल मैंने क्या को अगर खान साहब जो हैं, वो ट्रूली एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं, तो मैं उनका साथ दूँगा। ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये ड्रामेबाज़ी है, हम बच्चे नहीं, हमें पता है। लेकिन ये ज़हन में रखें कि मरियम नवाज़ शरीफ का 1 साल हो गया है, इन्होंने जी बड़ा काम किया है। ये 5 साल में यहाँ पर दूध, शहद की नहरें बहा दें, लोगों के घर में जो है ना खाने आ रहे हों, ओडीज़ खड़ी हों, लोग अमीर हों, वो वोट फिर भी इमरान खान को डालेंगे। ये आप लिख लें, जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, अगला वोट इलेक्शन इमरान खान खान का है। को पड़ेगा। जब तक इमरान खान इज़ एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो उसका फ़साद है, वो तब तक उसको वोट पड़ेगा। तो ये आप भूल जाएँ कि ये जो पोल शोल हैं, ये सब झूठे हैं, ये सब बकवास है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। आपके बड़े प्यारे दोस्त फवाद चौधरी साहब, वो थप्पड़ मारते फिरे हैं। पहले उन्होंने समी इब्राहिम को थप्पड़ मारा, फिर उन्होंने यार वैसे मुबश्शिर वो लुकमान समी को इब्राहिम तो मारा। डिज़र्व करता था, दोनों डिज़र्व करते थे वो और तो। नहीं, नहीं यार, ये ऐसे ना नहीं ऐसा करें, ना करें ऐसे राना ना साहब। करें। मुबश्शिर लुकमान को राना थप्पड़ साहब मारा। आपने जेंटलमैन अभी शुएब शुएब शाहीन को शाहीन को जेंटलमैन कह दिया आपने। शुएब शाहीन को वो आपको थोड़ा जेंटलमैन लगता है राना यार साहब? ही इज़ ना राना मतलब साहब वो माफ़ी दे बेचारा राना साहब मैंने माफ़ी दे दो। कमज़ोर सा आदमी मैंने है यार। माफ़ी दे दो राना यार साहब, मैं बंदा माफ़ी थप्पड़ माँग रहा हूँ। मारे तो किसी जीदार से बंदे को, यंग से बंदे को मारे। मतलब ये तो वैसे मुबश्शिर लुकमान को वो तो मतलब यंग ही है। तो लेकिन फवाद चौधरी वो ने थोड़ा बज़ाहिर यंग है राना साहब, ऐसे ना करें यार आप। अच्छा चलें बज़ाहिर ही कर लें, फवाद चौधरी कौन-सा कोई भाई है एथलीट है। हमारा यार, ऐसे ना आप करें। आपका आपका हम भाई है, बायस्ड हैं सर, आप हम आपका बायस्ड हैं। भैया आपका भाई है, लेकिन ये कोई करने वाले काम नहीं है।
फवाद चौधरी को, वो वाइफ साथ थी, उन्होंने जाते हुए कमेंट किया और फिर उनको थप्पड़ मार दिया, ज्यादती है, ये काम नहीं करना चाहिए, वो बेचारा घिर गया शोएब शाहीन। लेकिन ये है कि वो बेचारे वो शरीफ आदमी है, गिर गए, वो कमज़ोर से आदमी है, फवाद चौधरी ने थप्पड़ मारा, फिज़िकल वायलेंस को एंडोर्स नहीं किया जा सकता। तो फवाद चौधरी पता नहीं किहड़ियां खुराकां खा रहा है, मतलब जेल में था तब तो भाग रहा था। वो उसको चूँकि वो उसका भगोड़ा वो एक वो लक़ब बन गया हुआ है, वो पीटीआई वाले छेड़ते हैं उसको, ये भी भगोड़ा कहते हैं शोएब शाहीन साहब भी, तो वो गुस्सा कर गए। अब फवाद भाई, आपने इतनी रेवोल्यूशन लेकर आनी थी खान साहब के साथ, आप 9 मई से पहले उनको इतने पुठे-पुठे मशवरे देते। वो कहते नहीं, वो वैसे हमारे पंजाब में जुगत बनी हुई ना, 71 दी जंग दी वजह तो हारे सी ਇਹਦੇ मशवरियां दी वजह नाल। वो ना वो किसी आप को जुगत मारनी हो ना, वो इस तरह परवेज़ करते भाई हैं। साहब की बात तो तो नहीं कर रहे? फवाद 9 मई जो है ना, फवाद चौधरी के नहीं, मशवरों की आपको परवेज़ भाई साहब की ऑडियो याद है जो उन्होंने कहा था? जब ये क्या? वज़ीर आला थे, वो हाँ, कहंदे हैं मशवरा ना देंदा, फवाद तो चौधरी। हुकूमत नहीं जानी सी साडी। हाँ, तो फवाद चौधरी वाज़ अ हॉक, और उन्होंने 9 में कहा, उसके बाद फवाद चौधरी जो है वो जिसको कहते हैं ना, बैठ गया स्टीम की तरह। बहरहाल वो कहते हैं जी मैंने मुश्किलें फेस की हैं, मैं जेल गया हूँ, मैंने तशद्दुद बर्दाश्त किया है वगैरह-वगैरह, तो वो तो नहीं बर्दाश्त कोई कर सकता ना, तो वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ये फिज़िकल नहीं होना चाहिए यार, मतलब ज़रा कंट्रोल रखो। अगर आप में ये कंट्रोल नहीं है ना, तो सियासत नहीं आप कर सकते। ये रिप्रेज़ेंट करता है कि ये जो पीटीआई की मेंटालिटी है ना, अच्छा, लीडर कौन है उनका? अब लीडर वही मैं बात कर रहा हूँ ना, कि ये एक बड़ी गलत एक लीडरशिप ही खराब है, और वो उसके बाद जो है ना नीचे वाले भी खराब है। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, वो जो बातचीत पीटीआई कह रही है ना कि हमारी जी साड़ी गल हो गई है या साड़ी गल होने वाली है। अब ये देखें कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उनको एंगेज किया गया। आपको पता है इन्होंने पहले अनाउंस कर दिया था कि जी हम तो स्वाबी का जलसा करेंगे, स्वाबी के सर, जलसे जब में कोई आ रहा अनाउंस होता है ना, उन्हें कुछ करना होता है। स्वाबी के जलसे में अनाउंस करेंगे कि हम पुटन लगे पूरा जड़ा ना हाँ, दादा हो जाएगी। पाकिस्तान। उन्होंने कहा था कि हम केपी बंद कर देंगे, और केपी और फेडरल की जो एक्सेस है या दूसरे सूबों की एक्सेस है वो बंद कर देंगे, और हम एहतजाज करेंगे, और फिर हम इस्लामाबाद भी जाएंगे वगैरह वगैरह। तो उनके साथ हुई डिस्कशन, जाहिर बात है आपने एंगेज करना होता है। वो कोर कमांडर लेवल पर हो, वो कोई कर्नल लेवल पर हो, वो कोई मेजर लेवल पर हो, वो डीसी लेवल पर हो, वो कमिश्नर लेवल पर हो, करनी तो होती है ना भाई। कोई वफाकी वजीर करे कि भैया वो खुदा का खौफ करें। मुल्क में कितने साल, 29 साल, 30-29 साल बाद एक आईसीसी का इवेंट आया है, और आपको अपनी पड़ी हुई है, कुछ शर्म या करो ना करो। तो वो उनके साथ एंगेजमेंट हुई, उन्होंने खबर लाती, उन्होंने कहा साढ़े नाल गल हो गई है। यार ये कमाल लोग हैं, और दे डोंट वांट टू टॉक टू यू, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलीज ऑफ इमरान हाँ, साहब, खान। मैं इस पे खबर दूँ आपको, फिर जी जी हर बताएं। हफ्ते मैंने एक देनी होती है। हाँ। 2027 में जनरल हाफ़िज़ सईद आसिम मुनीर रिटायर हो रहे हैं। अच्छा। 2027 में उनको 5 साल की एक्सटेंशन मिलेगी। अच्छा। 2032 तक वो आर्मी चीफ़ हैं, और जब तक वो आर्मी चीफ़ हैं, खान साहब बाहर नहीं आ रहे। लो, ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ। ਨਕवी ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। नकवी साहब ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਕ ਲਓ, फिर ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਣਾ आसिम मुनीर साहब नाल। तो देखिए, दिस इज द रियलिटी। एस्टैब्लिशमेंट में जब भी किसी से आप बात करें, कोई भी हल्का सा लुकमा दें, टू गेट अ रिएक्शन आउट ऑफ देम, कि वो देखे ना वो तो ये कर देंगे, मतलब आपको वो सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं या वो एहतजाज कर रहे हैं या वो सुबह बंद कर देंगे, तो आप क्या करेंगे? आपको बात करनी पड़ेगी। वो जिसको कहते हैं ना, वो सीधा या मुंह बना के वो कहते ने वो कर ले, कौन सा नहीं किया इन्होंने। अच्छा, ये पहले नहीं होता था नबी साहब, मैं आपको बताऊं, इमरान खान यूज्ड टू है बाजवा वाली एस्टैब्लिशमेंट का। या और इमरान खान आपको पता ना, फेमसली उसका एक वीडियो क्लिप भी जिसमें वो कहता है कि अगर 20,000 बंदा निकला है तो इनकी डैश डैश हो जाती है। हुँ। ठीक है, इमरान खान इस पे बिलीव करता है। ही थॉट कि आई कैन यू नो प्रेशराइज दिस एस्टैब्लिशमेंट। उन्होंने कोशिश की खान साहब ने कि जी इनकी अपॉइंटमेंट रुकवाएं, उन्होंने वो लॉन्ग मार्च किया, सब कुछ किया, उन्होंने जो हो सकता था वो किया। वो खान साहब भी बैठे सोच रहे होंगे ये पता नहीं किहड़ी मिट्टी का बनया होया है, ये प्रेशराइज ही नहीं होता, और ये एस्टैब्लिशमेंट प्रेशराइज नहीं होती। हालांकि ऐसे पहले नहीं होता था। माज़ी में नहीं हुआ ऐसा। ये लोग बड़ी जल्दी प्रेशराइज हो जाते थे और एंगेजमेंट कर लेते थे, यानी खान मियां साहब। साहब, एकदम खान साहब इसकी भी ना कोई कमज़ोरी नहीं है। ये एक बड़ी वजह है खान साहब। ये आप हाँ। माने या ना माने, ये बड़ी हाँ। वजह एक है। नहीं नहीं, वो फिर ठीक भी है। करप्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर जो मिलिट्री जो लीडर्स पुराने गुज़रे हैं ना एस्टेब्लिशमेंट में। ये किसी आपकी ना बात। किसी भी करप्शन का इल्ज़ाम लगता रहा है, इसका कोई ऐसी केस ना अभी हम्म, तक आया है, ना हाँ। पहले कोई ऐसी कोई सुनने में आएगी। ट्रू। ट्रू, मैं पता क्या कहता हूँ, हुँ, मैं कहता हूँ जिस दिन प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ने शुरू हो गए ना, हुँ, रियल एस्टेट को कोई ना कोई एमनेस्टी स्कीम मिल गई, हुँ। उस दिन आप समझ लें कि मामला खराब होना शुरू हो गया।
बिकॉज़ बाजवा साहब ने शबर ज़ैदी को कहा कि यू कैनॉट टैक्स द रियल एस्टेट। हुँ। ही सेड हमारे लोग ये कारोबार करते हैं, तुसी टैक्स लाओगे तो वो काम खराब हो जाएगा। और बाजवा साहब के जो समधी हैं वो सारा उसमें इन्वॉल्व थे डीएचए की परचेज़ और ये राना और साहब वो। मुझे बताएँ इससे पहले मलिक रियाज़ कभी ये किसी वाली पकड़ में आया? एस्टैब्लिशमेंट नहीं है इस मलिक काम में। रियाज़ कभी इससे पहले जितना अब उसका बुरा टाइम आया है, इससे हुँ। पहले कभी आया है? हाँ, ये भी देखिए ना अभी उसके खिलाफ भी मूव कर रहे हैं नैब में रेफरेंसेस 2 वो रेफरेंसेस नए आ आ गए गए। हैं, कभी किसी ने जुर्अत नहीं की। उसमें आपके साबिक साबिक वज़ीर-ए-आला भी जो आपको बड़े पसंद हैं, करप्ट के वैसे वो अब्बू हैं, जिसको इमरान खान साहब सबसे बड़े करप्शन का गुरु घंटाल कहते थे। पंजाब का वो सबसे बड़ा इतने डाकू। सादा इंसान हैं हाँ जी, हाँ जी। कि बिल्कुल। एक सहाफ़ी रोटी को जो है, चोची कहते हैं वो। नहीं मैं आपको मज़ेदार वाक़या सुनाता हूँ। एक सहाफ़ी थे वहाँ पे मौजूद, वो जो पंजाब असेंबली में वज़ीर आला का होता है ना चैम्बर, जी, जी। ऑफ़िस जो होता है, तो उसके वो गुज़र रहे थे तो वॉशरूम भी था ना, तो वॉशरूम में ना कमोड नहीं था। हुँ। तो उन्होंने कहा स्पीकर थे परवेज़ इलाही साहब, तो उनको कहा कि परवेज़ साहब ਉਹ ਤੁਸੀਂ कमोड ही लवा दो। तो उन्होंने कहा कमोड ही लगा होया सी उन्हें लवाया है। वो सादा इंसान था, उनको कुछ ना कहे। अच्छा, अच्छा, तो उनके लेट्स मूव। बेटा के बारे में क्या ख़्याल है आपका? उनका बेटा जो भागा हुआ मफरूर चौधरी? देखिए मफरूर आदमी जो होता है ना, उसकी अदालत में भी कोई से नहीं होती, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती। जब आप अदालत में कोई केस लड़ रहे हो ना, हुँ। आप मफरूर हो जाएँ, तो अदालत आपके राइट्स ही सारे खा जाती है। वो कहती है दिस गाय हैज़ नो राइट बिकॉज़ ये कानून के आगे सरेंडर ही नहीं कर रहा। तो मफरूर आदमी की राना ना साहब कोई आप खुद इज़्ज़त भी है। पंजाबी हैं। हाँ, पंजाब की हम धरती में यहीं पे पले-बढ़े। हुँ, मेरा बाप मेरी वजह से फँसा हो, हुँ, आपका बाप आपकी वजह से फँसा हो, हुँ। आप क्या उसको सब कुछ छोड़ के वापस आएँगे कि वो नहीं आएँगे? फँसा होना तो बहुत बड़ी बात है नकवी साहब। उनको अगर कोई उम्र ही इस तरह की हो ना, तो मैं तो मतलब हिलूँगा ही नहीं। कम वक़्त में। तो हुँ। वो तो अब अब क्या कहें उसके बारे में, ऐसी औलाद के बारे में। एनीवे लेट्स मूव। मुस्तफ़ा मर्डर केस कराची में सर एक उसकी कमाल। आपके पास कोई खबर है बताएँ देखिए ना वो वो क्या है? एक बड़ा मज़ेदार केस है। आप ये सोचें कि एक बच्चा जो है मुस्तफ़ा उसका कत्ल होता है। उसकी माँ जो है ना वो उसके लिए स्ट्रगल करती है कि जी इसका केस है, मेरा बच्चा गायब है, मेरा बच्चा गायब है। पुलिस जो है ना उस पे इतने कान नहीं धरती। ये भी वैसे मैं आपको बताऊँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर 14, 15, 16, 17, 18, 19 साल का बच्चा जो है ना गायब होता है ना, तो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वो खुद भाग गया है और ये जेन्युइन बात है। लेकिन उसमें से 100 में से 1 केस या 2 केस ऐसे आ जाते हैं, जहाँ पर बच्चा नहीं भागा होता और वो वाक़ई ट्रबल में होता है। अब ये उसकी वालदा को एक कॉल आई रैनसम की। वो ये जो अरमान साहब हैं इन्होंने ये की क्योंकि वो प्रेशर बिल्ड हो रहा था, तो उसने डाइवर्ट करने के लिए उसने कहा कि मैं तवान की कॉल कर देता हूँ, यूएस नंबर से आई। उसके बाद वो केस एस्केलेट हो गया एक दूसरे डिपार्टमेंट को, उन्होंने एक्शन ले लिया। अच्छा, वो रेड की जब इसके घर पर अरमगान के, तो इसने 4 घंटे पुलिस मुकाबला किया है। इसने पुलिस को फायरिंग की और इसने पुलिस को रोके रखा। अब वो 4 घंटे क्या कर रहा था? वो 4 घंटे जो उसका कंप्यूटर्स थे, जो लैपटॉप्स थे, उसपे से डाटा रिमूव कर रहा था। ओके। कहा ये गया कि वो सॉफ्टवेयर हाउस वहाँ पर चलाता था, वो सॉफ्टवेयर हाउस नहीं चलाता था। अगर उसके आप दरवाज़ा देखें तो ऑटोमैटिक दरवाज़े थे, पावर दरवाज़े थे कि वो अंदर से बैठ के एक बटन चलाएगा तो वो खुलेंगे वरना वो दरवाज़े नहीं खुलेंगे, मेन दरवाज़ा। जी। और वो हाइली सिक्योर्ड वो घर उसने एक बनाया हुआ था। मैं इस सारे मामले को ज़रा जानता हूँ, ये कॉल सेंटर इंडस्ट्री को। कॉल सेंटर इंडस्ट्री जो है ना पाकिस्तान में इज़ अ सोर्स ऑफ न्यू मनी और ये ओके। स्कैम्स हो रहे हैं यहाँ पर। ये पूरी एक स्कैम इंडस्ट्री है। वहाँ पर अब वो हुआ ये कि वो 4 घंटे जब वहाँ पर आ गया और पुलिस वो उसको अंदर जाना चाहती थी लेकिन उसको नहीं जाने दिया। वो वहाँ पर बैठ के अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन थी उसको रिमूव कर रहा था। उसने वहाँ पर सारी कोशिश की कि जो उसका डाटा है वो रिमूव करे क्योंकि ये स्कैम्स करते हैं। मैं आपको एक स्कैम की एक तरीक़ेकार बता दूँ, एक छोटी-सी मिसाल। वैसे तो बहुत से स्कैम्स होते हैं लेकिन एक स्कैम किस तरह होता है वो मैं आपको बता दूँ। यूके में जो फ़ोन सर्विसेज़ हैं, उसका ये लोग डाटा लेते हैं। ये कॉल करते हैं बंदे को। बंदे को कहते हैं कि यू आर एलिजिबल टू गेट अ आईफ़ोन, न्यू आईफ़ोन। वो कहता है जी, भेज दें। उसका ना बहुत कम लाइन रेंट होता है। यानी अमेरिका में आपको फ़ोन की भी प्राइस पे करनी पड़ती है, यूके में सिर्फ़ आपको लाइन रेंट पे करना पड़ता है। 60 पाउंड, 70 पाउंड व्हाटएवर। वो कहते हैं जी भेज दें। ये उसकी रिक्वेस्ट भेजते हैं जो ओरिजिनल कंपनी है उसको ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, यानी कस्टमर का ना ये लॉग इन कर लेते हैं। जब ये कॉल करते हैं तो उससे ना उसको कहते हैं कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस सर्विस, जो कि उसकी सर्विस होती है। आपको एक पिन आया होगा वो ज़रा हमें बता दें टू वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन। वो पिन बताता है, ये लॉग इन कर लेते हैं उसके। वहाँ से ये जेन्युइन एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि ये कस्टमर आईफ़ोन चाह रहा है। वो आईफ़ोन उसको ना डिलीवर होना शुरू हो जाता है, मतलब एक प्रोसेस में आ जाता है। ये बैठे उसको ना ट्रैक करते रहते हैं कि ये कब होगा, कब होगा, कब होगा।
जैसे ही वो आईफ़ोन डिलीवर होता है, ये उसको कॉल करते हैं कस्टमर को, क्या आपको मिल गया है? ये उसको गलत रंग भेजते हैं। लेट्स से ही वांट्स व्हाइट, दे विल सेंड हिम ब्लैक। ये जब व्हाई इज़ कॉल दैट? मैं आपको बताता हूँ ना, यहीं पे तो सारी कार्रवाई है। वो जब उसको मोबाइल मिलता है, ये कॉल करते हैं कि भाई आपको मोबाइल मिल गया? वो कहता है मोबाइल तो मिल गया, लेकिन तुमने तो मुझे गलत रंग भेज दिया। ये कहते ओके, हैं अच्छा, अच्छा डोंट वरी, आप ही हमें वापस भेज दें, हम आपको सही वाला रंग भेज देंगे। ये उस वक़्त अपना पीओ बॉक्स देते हैं। ये टैग्स होते हैं जो आपको हुँ, मेल में चाहिए होते हैं, वो टैग्स भेजते हैं और वो टैग्स प्रिंट करके और वो लगाकर उस पीओ बॉक्स में इनके एड्रेस पे भेज देता है। ये जब वो पहुँचता है उस पीओ बॉक्स पे, वहाँ पर भी ये मॉनिटर कर रहे होते हैं। बंदा बैठा होता है कि कब आएगा आईफ़ोन। वो आईफ़ोन देखते हैं कि वो पहुँच गया वहाँ पर, ये वहाँ से उठाते हैं, वो आईफ़ोन जाता है दुबई। सो दिस होल माफिया इज़ सिटिंग इन दुबई। ये वहाँ पर जाता है और जिस बंदे ने पाकिस्तान से ये कार्रवाई डाली होती है सारी, उसको 2 लाख, 1.5 लाख जो भी पेमेंट एग्रीड अपॉन है, वो उसको पहुँच जाती है। वो 2 लाख रुपया उसको आ गया, आईफ़ोन चला गया दुबई और जो इस बंदे ने वो अप्लाई किया था, उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। कैसा स्कैम है? अजीब-ओ-गरीब आंसर। तो ये दिस इज़ हाउ दे आर मेकिंग मनी। अब ये नकवी साहब इसमें आप आजकल देखेंगे देयर इज़ न्यू मनी इन इन या पाकिस्तान। आप देखेंगे बीएमडब्ल्यू बड़ी आ रही है उसमें। इलेक्ट्रिक आ रही है। हर तरह की गाड़ी जो है ना वो लाहौर में फिर रही है और यंग-यंग बच्चे चला रहे हैं। ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 साल के लड़के हैं जो स्कैम्स कॉल सेंटर चला रहे हैं एंड दे आर अर्निंग बिग मनी। जब ये वाला मामला हुआ था, आर्मी चीफ ने जब आके सख्ती की थी कि हुँ, हुँ, डॉलर स्मगल नहीं होंगे, तो हवाला हुंडी पर भी मामला आया था। ऐसे ही है। अब ये जो पेमेंट्स होती हैं इनकी, ये होती है हवाला हुंडी से, हुँ, बैंकिंग सेक्टर से तो नहीं ना पैसा हुँ, आता। ऐसे ही। तो उस वक़्त मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि पेमेंट जो है वो गाड़ियों की चाबियों की शक्ल में हो रही थी। प्लॉट्स की फाइल्स रजिस्ट्री की शक्ल में हो ओके, रही थी। यानी करोड़ों की रोज़ाना पेमेंट्स होती हैं नकवी साहब, रोज़ाना। ये जो अरमगान कॉल सेंटर चला रहा था, ही मस्ट हैव बीन अर्निंग इन करोड़्स एवरी डे ओके। क्योंकि उसका बहुत बड़ा सिस्टम था वो वाला। तो वो उसको इस बात का फ़िक्र नहीं थी कि मुस्तफ़ा का कत्ल हुआ है, ये पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आई है। उसको इस बात की फ़िक्र थी कि इनके हाथ ये डाटा ना लग जाए बिकॉज़ वो एक बहुत बड़ा केस है और वो बहुत बड़ा मामला है। आई डोंट नो अथॉरिटीज़ उसको किस हद तक इन्वेस्टिगेट करती हैं, लेकिन अब शुरू हो गया है उसके एफआईआर। वालिद साहब की क्या कहानी है? वो आके बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन कर रहे पर हैं। भी नारकोटिक्स के जो है ना वो केसेस रहे हैं। ओके, अरमगान पर भी थोड़े रहा है, साइकोपैथ लग रहे थे मुझे तो। वो मुस्तफ़ा पर भी रहे हैं। अरमगान और इनके वालिद साहब जो है ना वो अब प्रोबेबली मूव कर गए थे ये कॉल सेंटर की तरफ। ओके। क्योंकि पैसा उधर ज़्यादा है, हुँ, हुँ, जो ड्रग्स हैं वो रिस्की भी हैं और वो चूँकि आप पाकिस्तान में कर रहे होते हैं, तो वो रिस्की भी है काम। कॉल सेंटर का ये है कि जो आपके विक्टिम्स हैं वो यूके में हैं, यूएस में हैं, तो वो वो ब्लैक मनी व्हाइट भी हो जाएगी। ब्लैक मनी व्हाइट करने का और तरीका है। ये हुँ, उसमें थोड़ा-सा लिजिट ऑपरेशन भी चला रहे होते हैं, ओके, व्हाइट मनी शो करने के लिए। तो वो वालिद साहब वगैरह ये लोग इसी काम में थे। मुस्तफ़ा अभी भी उस काम में था नारकोटिक्स के प्रोबेबली और उसी का इन लोगों को जो है ना वो नुकसान हुआ बिकॉज़ मुस्तफ़ा पर भी एक केस था। ओके, एएनएफ ने उसको उठाया हुआ था। तो पुलिस को ये लगा कि अभी भी एएनएफ ने उठा लिया है उसको ना, तो वो इस वजह से उसकी इन्वेस्टिगेशन में भी डिले आया। वालिद साहब जो है ना ये ले डूबेंगे इस बच्चे को। ओके। बच्चा तो नहीं है वैसे वो, लेकिन वो जिस तरह की बातें करते हैं ना, जिस तरह का वो शो डालता है बंदा जाकर कोर्ट में और वो पहले वो उसके जज पास करने की बात कर जज रहा है 1 करोड़ हाँ, हाँ, में। 1 करोड़ में। मैं टाँग ऊपर के बैठता। वो देखे ना वो जज ने भी तो कमाल किया ना, बंदा पूछे कि उस जज ने जो फैसला लिखा, वो जब फैसले की कॉपी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगवाया सिंध हाई कोर्ट ने, तो उसके ऊपर उसको रिमांड किया गया था हुँ, पुलिस के हवाले। लेकिन उसको फिर व्हाइटनर से उसके ऊपर जज ने व्हाइटनर लगाया वाह! और फिर लिखा कि नहीं इसको जुडिशियल करते हैं। तो जज जो है, आई एम सॉरी टू से जुडिशरी का हमारी कोई अच्छा रोल नहीं है ओवरऑल। वो जिस भी लेवल पर हो, मैं तो आपको पता है पहले भी ये बात करता रहता हूँ, लेकिन इसमें तो शर्मनाक रोल है ना। उसको इन्होंने पुलिस का रिमांड नहीं दिया, उसको जुडिशियल कर दिया। वो सिंध हाई कोर्ट गए, सिंध हाई ये कोर्ट मेरे ने ख्याल ट्रकों वाले जज जैसा कोई जज है। ट्रकों वो कौन सा जज है? वो था आपको याद होगा इसके ऊपर मैंने बड़े प्रोग्राम ओह किए थे। अच्छा, वो वो जुड़वा भी बेटे वाला। हाँ, 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 वो भी नकवी साहब थे ना, मुज़ाहिर अली नकवी साहब की आप बात कर रहे हैं। तो बहरहाल ये बड़ा अफ़सोसनाक है जज का उसमें किरदार और ये जो वालिद साहब हैं इसके, मेरे ख़्याल से इसका जो इन केसेस का एक एसओपी बनी हुई है, वो ये कि आप एक महँगा सा वकील करें और कराची में ऐसे वकील मौजूद हैं, जो इस तरह के केसेस में लोगों को छुड़ा लेते हैं। वो आप वकील करें, वो अगली पार्टी के साथ सेटलमेंट करते हैं और वो खामोशी से ले जाते हैं। ये जो वालिद साहब जितना चीखो-पुकार कर रहे हैं ना, ये ले बैठेंगे इस सारे मामले को, व्हिच इज़ गुड।
ये अरमगान और इस तरह के लोगों को मतलब दे शुड फेस द एफआई लॉ। किरदार तक पहुँचना चाहिए। हाँ, इनका वो होना चाहिए। एनीवे हसन नकवी साहब हमने बड़ी गुफ्तगू कर ली आज, तो थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक टाइम यू, और थैंक आपके यू। भी देखने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। खुदा हाफ़िज़।